जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के बिजनेस इंग्लिश फ्रॉम उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स के मीनिंग को सीखेंगे, वर्ड्स के मीनिंग को सीखेंगे, एडवर्ब्स को यूज़ करना सीखेंगे और फ्रेजेस बना के उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में, जो कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग्स में आपने बिजनेस से इंग्लिश कैसे बोलनी है। किसी से पहली दफ़ा आप मिल रहे हैं बिजनेस के लिए, तो आप कैसे बात कर सकते हैं। अगर किसी को ईमेल कर रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें हमने कौन से वर्ड्स लिखने होते हैं। और साथ ही साथ अगर हमने जॉब एप्लीकेशन देनी है, जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वहाँ पे भी हम इंग्लिश बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। कोलीग्स के साथ ऑफिस में इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों सबसे पहले बिजनेस इंग्लिश का मतलब होता है कारोबारी अंग्रेज़ी। ठीक है जी, वो इंग्लिश जो आप बिजनेस इन्वायरमेंट में बोलते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये कि जब आप किसी से मिलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो फिर आप हेलो हाय से शुरू नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आगे अगर आपको उसका नाम पता है, मिस्टर या मिस, ठीक है, मिस्टर, मिस, ABC, जो भी नाम हो, तो आपने सैल्यूटेशन इस तरह करनी होती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मिस्टर, मिस, ABC। उसके बाद दोस्तों, अगर लेट सपोज बिजनेस इंग्लिश में लेट सपोज आपने अब किसी को लेटर लिखना है, किसी को ईमेल लिखनी है, और आप फर्स्ट टाइम उस कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम लेटर लिख रहे हैं, तो फिर दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपको पता है कि उसका क्या डेजिग्नेशन है, बंदे का क्या नाम है और किस एड्रेस पे है वो, तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, वरना आप अपने जो भी बिजनेस इंग्लिश जो भी लेटर लिखना है, जो भी ईमेल लिखनी है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप उसे शुरू करेंगे टू होम इट में कंसर्न। क्या आप एक जर्नल सेल्स कर रहे हैं, जर्नल आप लेट सपोज अपना जॉब की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो आप लिखेंगे टू होम इट में कंसर्न, टू होम इट में कंसर्न। लेकिन अगर आपको पता है कि उसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है और किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ऑफिस एड्रेस क्या है, तो फिर आपने जो भी ईमेल लिखनी है, जो भी लेटर लिखना है, उसको आप इस तरह लिखेंगे, लेट सपोज डॉक्टर ABC, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कर देते हैं। और नीचे जो भी एड्रेस है, ABC, लेट सपोज फैक्ट्री है, ABC फैक्ट्री, और जो भी एड्रेस है उसके नीचे आपने एड्रेस लिख देना है, जो भी है XYZ रोड, जो भी है। इस तरह बेसिकली आप लेफ़्ट इसको अलाइन करके फिर वो लेटर लिखना शुरू करेंगे। और जॉब एप्लीकेशन भी डालनी है तो डालेंगे, और नीचे फिर हम टाइटल, जो भी होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, टाइटल होता है, वो हम लिखते हैं बोल्ड में। जो लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, हम कैसे लिखते हैं बिजनेस इंग्लिश में, अगर तो आप ये चाहते हैं कि इसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊं, तो काइंडली नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर आगे दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे मतलब लेट सपोज हमने
कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कस करना है जो कि हम बिजनेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब देखें, बिजनेसेस में आजकल ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। कुछ जो होते हैं रेगुलर बिजनेसेस होते हैं जिनका डे टू डे काम होता है। ठीक है, डे टू डे उनके बेसिकली काम होता है, जबकि बाकी बिजनेसेस में प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो वो प्रोजेक्ट करेगी। जो डे टू डे डीलिंग्स होंगी वो जिस तरह रेस्टोरेंट्स हो गए या कुछ भी हो गया तो वो डे टू डे डीलिंग्स करेंगे, जिस तरह सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं। अब बिजनेसेस को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह कोला हो गई, साबुन हो गया, कोई फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ है, गाड़ियाँ हो गई, तो वो प्रोडक्ट बना के बेचती हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस कहा जाएगा। दूसरा जो बिजनेस होता है वो है सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। ठीक है, जिससे अगर लेट सपोज आपका बिजनेस जो है वो दूसरे लोगों के लिए काम करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जिस तरह कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको फाइनेंशियल सर्विसेज कि उनकी अकाउंटिंग की सर्विसेज आप करके देते हैं, जमा तफरी के वो ऑडिटिंग की सर्विसेज, तो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो आप वो प्रोडक्ट बना देते हैं लेकिन फिर आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में होते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के अंदर आएंगे। अब जो बिजनेस होता है, जिस तरह बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बहुत से काम आउटसोर्स कर देती हैं। ठीक है, आउटसोर्स का क्या मतलब है कि आपका मेन काम है गाड़ियाँ बनाना, लेकिन आपने उनको पेंट करने के लिए या उनका कोई भी एक पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि आपकी फैक्ट्री में जगह नहीं है, उसको आउटसोर्स कर दिया, और वो आप शायद चाइना से बनवा के ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जापान से बन के आ रहा है, कुछ भी। ठीक है, मेरा बिजनेस है लेट सपोज यूट्यूब की वीडियोस बनाना, तो उनकी एडिटिंग में आउटसोर्स कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूंगा और किसी थर्ड पार्टी कंपनी को मैं आउटसोर्स कर दूंगा, क्योंकि मैं एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकता उस काम के लिए। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि अगर आपने नया डिपार्टमेंट बनाना है तो फिर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो इसलिए आप अपने मेन बिजनेस से जो अलग कोई काम होता है, जिसका मेरा मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फाइनेंस का काम मैं किसी अकाउंटेंट को अकाउंटेंसी कंपनी को आउटसोर्स कर दूंगा। तो उस वक्त हम आउटसोर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह दोस्तों जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनमें होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली जो मेन काम होता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डे टू डे मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क होता है। डे टू डे मैनेजमेंट में आपके पास टेम्पलेट्स बनी होती हैं और आपको पता होता है कि सुबह ये काम करना है, इस तरह करना है, इसकी हाज़िरी लगानी है, ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्पेशल फील्ड है जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट बनाना है, फिर आप तो उसका टाइम, स्कोप और फाइनेंसिस को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना स्कोप है, कितने फाइनेंसिस हैं। स्कोप के अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल, ये जो है फाइनेंसिस ये रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंसिस और जो भी आपने चीज़ें ख़रीदनी हैं वो आ जाती हैं, जिससे कौन सी मशीनरी की ज़रूरत है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान में टाइम, स्कोप और रिसोर्सेज आप डिफ़ाइन करते हैं, ह्यूमन एंड फाइनेंस रिसोर्सेज बनाते हैं, और फिर आप लेके उसको डे टू डे बेसिस पे चलते हैं। उसमें आपने माइलस्टोन्स डिफ़ाइन करने होते हैं कि यार ये यहाँ पे पहला स्टेप हमारा इधर कंप्लीट हो जाएगा कि जब हम प्रोटोटाइप बना लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे इस
3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके लिए इतनी रिसोर्सेज चाहिए, इतना टाइम चाहिए है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और जैसे जैसे माइलस्टोन्स कंप्लीट होते रहते हैं तो आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह एक होता है क्रिटिकल माइलस्टोन, कि कुछ माइलस्टोन्स तो ये होते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं जो कि जब तक वो अचीव नहीं होंगे तो अगला काम नहीं शुरू होगा, तो उसको हम क्रिटिकल माइलस्टोन्स वगैरह कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जिस तरह ये होता है कि कई दफ़ा आपको डे टू डे स्केजुअलिंग करनी होती है। डे टू डे स्केजुअलिंग ये क्या चीज़ होती है कि जिस तरह आज आपने क्या काम करना है, 9 से 10 बजे आपने ये करना है, 10 से 12 बजे ये करना है, 12 से 1 बजे लंच है, 1 से 2 बजे आपने मीटिंग करनी है, वहाँ जाना है, जो भी है, तो ये डे टू डे स्केजुअलिंग होती है। ठीक है, डे टू डे स्केजुअलिंग तो हो गई। फिर एक होता है आपका ईयर प्लान, कि आपको पता होता है कि उसमें मेन काम आपने क्या करना है पूरे साल में, तो वो ईयर प्लान कहलाता है। और ईयर प्लान के अलावा आप मंथली प्लान्स भी बना सकते हैं, और बाई वीकली यानी कि 2-2 हफ्ते के प्लान्स भी बना सकते हैं। वीकली प्लान्स भी हो सकता है, डेली प्लान भी हो सकता है। ठीक है, वीकली प्लान जो होगा, और फिर आ जाएगा डेली प्लान, जो कि डे का प्लान होगा। वीकली प्लान, हफ्तावार प्लान। अब देखें, जब हम कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि हम जो प्लानिंग की होती है उससे पीछे रह रहे होते हैं। ठीक है, जो हमने स्केजुअलिंग की होती है उससे पीछे होते हैं, तो हम कहते हैं हम बिहाइंड द स्केजुअल हैं। अब ये जो है, ये लेट सपोज ये फैक्ट्रीज़ के अंदर भी काम होता है कि लेट सपोज आप एक गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से 1 घंटा काम रुका रहा, तो अब आप बिहाइंड द स्केजुअल हो गए हैं। इसको शेड्यूल भी कहते हैं और स्केजुअल भी कहते हैं, दोनों ठीक हैं। और अगर आप स्केजुअल से पहले काम कर रहे हैं तो आप फिर अहेड ऑफ द स्केजुअल हैं, यानी कि आपने कल का काम भी आज कर लिया है, तो फिर हम कहेंगे वी आर अहेड ऑफ द स्केजुअल, वी आर बिहाइंड द स्केजुअल, हम स्केजुअल से पीछे हैं, हम स्केजुअल से आगे हैं, वी आर अहेड ऑफ द स्केजुअल। इसी तरह दोस्तों एक वर्ड हम यूज़ करते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग बोर्ड, कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो काफ़ी आगे गया, लेकिन हमें पता चल गया कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये गलत साइड पे जा रही है और अब हम इसको मज़ीद नहीं कर सकते, ये हम गलत सिमत में जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि फिर से हम प्लानिंग फेज में प्लान करना शुरू करते हैं। चलो फिर से प्लानिंग फेज़ में जाके प्लान करना शुरू करते हैं, यानी कि ड्राइंग बोर्ड पे जाके ड्राइंग करते हैं, स्केजुअल करते हैं, लिखना शुरू करते हैं कि हमने करना क्या है। तो उस वक्त हम कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अच्छा दोस्तों, लेट सपोज कई दफ़ा ये होता है कि आपने एक नए टीम मेंबर को हायर किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट दरमियान में पहुंच चुके हैं, अब हमने एक नए टीम मेंबर को हायर किया है, तो आप उससे पूछते हैं कि कैसा जा रहा है काम, तो वो कहेगा कि आई एम कैचिंग अप, या ही इज़ कैचिंग अप फास्ट। मैं लिख देता हूँ, ही इज़ कैचिंग अप फास्ट, कि वो काम को बहुत जल्दी जल्दी समझ रहा है और जल्दी वो प्रोजेक्ट को मैनेज करना शुरू कर देगा। तो कैचिंग अप का ये मतलब होता है कि आप काम को समझना शुरू कर दें। या लेट सपोज आप जो थे छुट्टियों पे गए 2-3 महीने की, 3 हफ्तों की, तो ऑफिस जाके जो ऑफिस का काम पड़ा होता है, तो दोबारा से वो रीस्टार्ट नहीं होना होता, कि फिर से समझना पड़ता है कि यार मैंने ये काम करने हैं। तो उस वक्त हम कहते हैं कि आई एम कैचिंग अप, कि हाँ मैं काम के साथ कैचअप कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम था। इसी तरह एक चीज़ हम कहते हैं बिजनेस इंग्लिश में फाइलिंग, कि फाइल इट। अगर आपका बॉस आपको कहता है कि फाइल इट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ाइल बनाओ, या फिर अगर पहले से फ़ाइल बनी हुई है तो इसको जो है फ़ाइल में लगा दो। तो फाइलिंग का मतलब ये होता है।
इसी तरह एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट, बॉस हैज़ गिवन अस द ग्रीन लाइट। ठीक है, बॉस हैज़ गिवन अस द ग्रीन लाइट, कि बॉस ने हमें सब्ज बत्ती दिखा दी है। ट्रैफिक लाइट पे जब आप रुकते हैं गाड़ी पे, तो रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, ऑरेंज लाइट का मतलब होता है स्टार्ट हो जाओ, ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। तो यहाँ पे भी ग्रीन लाइट का मतलब है कि गो अहेड, जो आपके प्लान्स हैं उनको आगे लेके चलो। तो बॉस हैज़ गिवन अस द ग्रीन लाइट, बॉस ने हमें ग्रीन लाइट दे दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम आगे जा सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहीं पे सेल्स मीटिंग में गए हुए हैं और वहाँ पे आपने उनके साथ निगोसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स मीटिंग यानी कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या आपको कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसको सेल्स मीटिंग कहते हैं। और उनसे आप निगोशिएट कर रहे हैं प्राइसेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कुछ भी। तो निगोसिएशन के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके लिए आपको दोबारा अपने बॉस के पास जाना है, उनसे डिस्कस करना है, या बोर्ड के पास जाना है, और उनसे डिस्कस करके आपने फिर आप वो फैसला बताएंगे कि अच्छा हम आपको इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उस वक्त आप अपने जो क्लाइंट है उसको क्या कहेंगे कि मैं जो हूँ बेस को टच करूँगा, टच द बेस, यानी कि बेस को मैं टच करता हूँ, उनसे बात करता हूँ बॉसेस से, और फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा। टू टच द बेस का मतलब ये होता है कि मैं दोबारा बेस पे जाऊँगा। जिस तरह एयरफोर्स होती है उसका बेस होता है जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं। तो आप ये समझ लें कि आप सेल्स के पायलट हैं और आप गए हुए हैं, और अब आपने रीफ्यूल करना है, आपने दोबारा से इंफॉर्मेशन अपने बॉसेस से लेके आनी है। तो आप कहेंगे आई विल टच द बेस एंड गेट बैक टू यू। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, आई विल टच द बेस एंड गेट बैक टू यू, कि मैं दोबारा अपने बॉस के पास जाता हूँ, अपनी कंपनी में जाता हूँ, इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ और आपके पास वापस आता हूँ। इसका ये मतलब होगा कि मैं अपने बॉसेस से, अपनी कंपनी से इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, अपनी टीम से इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, और आपके पास वापस आता हूँ सजेशन लेके कि हाँ, या फिर आपने जो हमें डील बताई है वो ठीक है कि नहीं, जो आपने हमें ऑफ़र दी है वो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ऑफ़र, ठीक है, डील एक्सेप्ट करेंगे, जिस तरह मैं कह सकता हूँ वी एक्सेप्ट योर ऑफ़र। ठीक है, हम आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, हमने आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हमारी डील हो गई है, तो हम कहेंगे वी हैव अ डील। जी हाँ, हमारी डील हो गई, हमारी डील हो गई, वी हैव अ डील। चलो हाँ, जो आपने कहा है 100 रुपये की चीज़, ठीक है, वी हैव अ डील। दोस्तों, अभी हमने बात की थी टीम की। टीम वो होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी एक ख़ास काम को कर रहे होते हैं। उसके अंदर होते हैं जी टीम मेंबर्स, जो कि टीम के अरकान होते हैं, लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। इसी तरह टीम का कोई मैनेजर होता है जो कि टीम को मैनेज कर रहा होता है, और अगर कोई उस बड़ी टीम है तो उसका असिस्टेंट टीम मैनेजर भी होगा। ठीक है, और इसी तरह और भी टीम से रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं। दोस्तों, ख़ासतौर पे कई दफ़ा आपने सरकारी दफ्तरों में सुना होगा रेड टेप। ये रेड टेप क्या चीज़ होती है? ये होता है बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है,
कि भाई पहले जी सेक्रेटरी साहब जो हैं वो उनके पास ये फाइल जाएगी, फिर उस डिपार्टमेंट में फाइल जाएगी, फिर वो अप्रूव करेगा, फिर वो अप्रूव करेगा। तो ये चीज़ होती है रेड टेप के, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इस चीज़ ने इस चीज़ को अप्रूव करना है, इसने इस चीज़ को अप्रूव करना है, वहाँ से अप्रूवल लो, ये करो वो करो। तो उस चीज़ को रेड टेप कहते हैं और इस रेड टेप की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि एक तो ये है कि फ़ास्ट वर्क नहीं हो सकता, आप लोग फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, और इसी तरह और भी स्लो वर्क होता है। तो आपने देखा होगा कि कंपनीज़ के अंदर या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ वगैरह होती हैं उनमें रेड टेप कम होती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में रेड टेप ज़्यादा होती है। और रेड टेप का पर्पस क्या होता है कि लेट्स सपोज बेसिकली पर्पस यही होता है कि करप्शन को रोका जाए, कि कोई किसी को फेवर ना करे, अपने बंदे को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, जो कि ज़रूरी है ताकि आपका ऑडिट सही हो सके। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके, जब आपका ऑडिट हो तो आप उसमें सुरखरू हों, सही जाएं, तो उस वक्त आप बेसिकली रूल्स एंड ऑडिट रेड टेप यूज़ करते हैं। लेकिन उसके नुकसानात ये हैं कि आप पब्लिक को सही सर्विसेज नहीं दे सकते, पब्लिक को, यानी कि आप टाइमली सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि रेड टेप बहुत ज़्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग कम होती है और स्लो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। इसी तरह दोस्तों बिजनेस इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टू बी ऑन द सेम पेज। देखें, जब क्लास में आप लोग स्कूल में बैठे पढ़ रहे होते थे तो आप पेज नंबर 25 पे जब सब लोग पढ़ रहे होते थे, एक बच्चा रीड कर रहा होता था और बाकी लोग पढ़ रहे होते थे, तब हम सेम पेज पे होते थे। बिजनेस में टू बी ऑन द सेम पेज का मतलब यह है कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि या फिर हम एक ही चीज़ के बारे में बात करके इत्तेफाक कर रहे हैं कि हाँ यही चीज़ है, तो उस वक्त हम सेम पेज पे हैं। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि यार अगले साल का जो प्लान है उसमें हमें 3 लाख रुपए का डिस्काउंट चाहिए, और आप कहें यार वो जो पिछले साल की बात थी वो उसके बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त हम सेम पेज पे नहीं हैं। हम सेम पेज पे ये हैं कि हम इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो ये है कि अब क्वार्टर की बात आ गई तो एक चीज़ होती है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, फिर होता है लेट्स सपोज वीकली बेसिस के ऊपर या वीकली प्लान जो हफ्तावार होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था बाई वीकली होते हैं, ठीक है, बाई वीकली मीटिंग हो रही है जी हमारी। फिर होता है जी मंथली, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है कि इस महीने आपने क्या प्रोग्रेस की है, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर आ जाता है जी क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट, जिससे हम कहेंगे क्वार्टरली रिपोर्ट। और फिर हमारे पास जो होता है सेमेस्टर, जिस तरह ख़ासतौर पे जो MBA वगैरह होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ होती हैं, वो सेमेस्टर बेस पे चलती हैं। सेमेस्टर, ठीक है, वो होता है, यानी कि क्वार्टर तो 3 महीने का होता है, सेमेस्टर 4 मंथ्स का होता है। अच्छा जी, सेमेस्टर के बाद हमारे पास आ जाता है हाफ ईयरली, आधा साल की रिपोर्ट, फिर होता है ईयरली, साल की रिपोर्ट, ठीक है। तो हमने देखा डेली, वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टर, क्वार्टरली, सेमेस्टर, हाफ ईयरली, ईयरली। तो ये भी आप इस बिजनेस इंग्लिश में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम लेट नाइट काम कर रहे हैं, लेट नाइट, और इसी तरह हम यूज़ करते हैं कि एक वर्ड होता है वी आर, बल्कि फ्रेज़ है, वी आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल। अब पुराने ज़माने में दिए जला के लोग
तेल के दिए जला के काम करते थे, तो उस वक्त जो आधी आधी रात को बहुत मेहनत की जाती थी उसको कहते थे कि दे आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल, कि वो रात का दिया जला के ऑयल जला रहे हैं। जब हम ये कहते हैं वी आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल, तो इसका मतलब यह है कि हम इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। अगर हमने ये कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वी आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरह जो आपका मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग क्या होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाना है। जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट वो लोग जिनको आपने अपनी चीज़ बेचनी है, उसको मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का एक हिस्सा जो होता है वो सेल्स का भी होता है, जो बेचते हैं। लेकिन उससे पहले लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना कि हमारा ये प्रोडक्ट है उसको, और अप टू सेल्स तक और आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक आपका ये जो सब की चीज़ें होती हैं, ये मार्केटिंग में आता है कि सेल्स के बाद भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। कस्टमर सर्विसेज किसको कहते हैं? जो कस्टमर को, आपके कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग दो किस्म की हो सकती हैं। एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, जो कि आप कस्टमर के पास डायरेक्ट जाके करते हैं, उनको सामने जाके उनको अपनी सेल्स पिच देते हैं। मैं एक चीज़ होती है, चलें सेल्स पिच भी देख लेते हैं। ये सेल्स पिच, बल्कि ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, ये आपको बाद में बताता हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को आप जाके चीज़ बताते हैं, और इनडायरेक्ट मार्केटिंग ये होती है कि इनडायरेक्ट सोर्सेज से आप उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। यानी कि किसी को कहा ये कि यूट्यूब की वीडियो बनाओ, उसमें हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू करो, तो वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गई कि उस बंदे ने, यूट्यूबर ने प्रोडक्ट की अच्छी चीज़ें बताई और फिर कस्टमर ने जाके ख़रीदा। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। और एक मार्केटिंग की, इसी डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग या की टाइप होती है, वो होती है वर्ड ऑफ माउथ। कि वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों की बातचीत से, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, अपने दोस्त ने ख़रीदा, दोस्त ने 3 लोगों को और बताया, उनने ख़रीदा, तो ये मुंह से आपकी मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी हो सकती है, या वर्ड ऑफ माउथ कोई भी चीज़ आगे जा सकती है। ठीक है, तो माउथ से, मुंह से आपने मार्केटिंग करवा ली। इसी तरह दोस्तों, बिजनेस इंग्लिश में हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, एक और फ्रेज यूज़ करते हैं, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि डब्बे से बाहर निकलकर सोचना। हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है हमारी कंपनी को, और अब प्रॉब्लम वो जो ट्रेडिशनल वेज हैं, ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम आ गई है, और वो बिजनेस प्रॉब्लम जो है वो ट्रेडिशनल, रवायती वेज से हल नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, डब्बे से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। यानी कि हमें कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने पहले ना सोची हो। बॉक्स से निकल के, बाहर निकल के अब हमने उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। तो उस वक्त हम कहते हैं टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसी तरह लेट्स सपोज अब हम प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला है, या फिर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है या फिर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड किक ऑफ,
यानी कि ये हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे किक ऑफ, क्योंकि दो वर्ड से बन रहा है तो इसलिए किक ऑफ। फुटबॉल के अंदर जब आपका फुटबॉल खेलना वो शुरू करते हैं तो वो किक से शुरू करते हैं, किक ऑफ। तो उस वहाँ से निकला है कि भाई आप गेम शुरू करो, किक ऑफ करो, लॉन्च करो, प्रोजेक्ट शुरू करो, प्रोडक्ट को लॉन्च करो, लेट्स किक ऑफ। या मीटिंग को शुरू करो, लेट्स किक ऑफ द मीटिंग। चलें मीटिंग शुरू करते हैं, चलें प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उस वक्त हम किक ऑफ को यूज़ करेंगे। मीटिंग शुरू करते हैं ये हमने कहना है, तो हम कहेंगे लेट्स किक ऑफ द मीटिंग या लेट्स किक इट ऑफ, कि इसको शुरू करते हैं। तो ये मतलब होता है जी किक ऑफ। इसी तरह बेसिकली एक और वर्ड हम एक और बेसिकली फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, साइन ऑफ। अब इसको हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है अगर मैं कहूँ कि आई एम फैक्शनर एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल, यानी कि अब मैं ये सेशन ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैंने उस वक्त वर्ड यूज़ किया साइन ऑफ। लेकिन अगर हम इसको इस तरह यूज़ करें, साइन ऑफ ऑन आ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत करने, लेट्स साइन ऑफ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं, यानी कि अब हमने निगोशिएशंस कर ली हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं। चलें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं, लेट्स साइन ऑफ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस वक्त हम साइन ऑफ का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कहीं पे काम करते हैं या आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो दो किस्म की जॉब्स हो सकती हैं। एक होती है जिसे कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब, और एक होती है जी वाइट कॉलर जॉब। अब ये दोनों वर्ड्स कहाँ से निकले? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा बंदे काम करते थे, तो उनको या तो ब्लू कलर की शर्ट्स पहनाई जाती थी आमतौर पे फैक्ट्रीज के अंदर, या फिर वाइट कलर की शर्ट्स पहनाई जाती थी। जो ब्लू कॉलर के होते थे लोग, वो फैक्ट्री पे जिस तरह मज़दूर हो गए, जो हाथ से काम करते थे, टेक्नीशियन हो गए, यानी कि वो उनको हम ब्लू कॉलर्स कहा करते थे, और वाइट कॉलर होते थे जो मैनेज करते थे उन लोगों को। तो ब्लू कॉलर जॉब हम ऐसी जॉब को कहते हैं जहाँ पे हमें अपने हाथ से काम करना हो। जैसा मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी का मैकेनिक हूँ, कारपेंटर हूँ, कुछ भी हूँ, हाथ से काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मैं ब्लू कॉलर जॉब कर रहा हूँ। और अगर तो मैं डेस्क पे बैठ के किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, कहीं पे मेरी डेस्क जॉब है, तो फिर मैं वो वाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, इज इट अ वाइट कॉलर जॉब? क्या ये वाइट कॉलर जॉब है, यानी कि मुझे डेस्क पे बैठ के काम करना पड़ेगा? डू यू हैव अ ब्लू कॉलर जॉब, यानी कि आप हाथ से काम करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। तो इसका मतलब वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का ये होता है। इसी तरह दोस्तों, लेट्स सपोज सेल्स पिच के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्स पिच क्या होती है? सेल्स पिच इस तरह का शुरू का इंट्रोडक्शन होता है जब आप सेल्स करने गए हैं अपने कोई सेल्स की मीटिंग में, या क्लाइंट को आप कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो शुरू के जो 30 से 15, 20, 25, 30 सेकंड होते हैं, ठीक है, उसमें आपने शुरू में क्या कहना है कि वो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों, कि उनको पता चले कि उनकी नीड क्या है, और फिर वो आपका गौर से सुने, तो वो आपकी सेल्स पिच होती है। इसी तरह एक चीज़ होती है इसी से रिलेटेड, एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच, एलिवेटर किसको कहते हैं? एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को।
लिफ्ट में जब आप ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं तो आपके पास कितने सेकंड होते हैं? 15, 20, 30 सेकंड। तो एलिवेटर पिच उस 15 से 20 सेकंड को कहते हैं शुरू के आपने किसी क्लाइंट से मिलना है। आप समझ लें कि आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है, तो उसमें आपने अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में बताना है। जॉब या आपने जॉब लेनी है तो उनको अपने बारे में बताना है 20 सेकंड में, कि वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। तो वो होता है एलिवेटर पिच, और फिर वो आगे आपकी बात सुने। सेल्स पिच एंड एलिवेटर पिच, इन चीज़ों को कहते हैं दोस्तों। इसी तरह हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो हमारी चीज़ को ख़रीदते हैं, क्लाइंट्स, जो हमारे बिग बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। हमारी कोई सर्विस प्रोवाइड करिए तो फिर हमारे क्लाइंट्स होंगे। हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उनको कस्टमर्स कह सकते हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। कस्टमर से याद आया कि एक चीज़ होती है, कस्टमर इज़ द किंग। कुछ कंपनीज का ये मोटो होता है कि कस्टमर बादशाह होता है, यानी कि हमेशा वो सही बात करते हैं, उसे कहें जी सर बिल्कुल ठीक है, और फिर उसकी बात करें। क्लाइंट्स, जो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप उनको क्लाइंट्स कहेंगे। बड़े बड़े अपने क्लाइंट्स जैसा फाइनेंशियल सर्विसेज के क्लाइंट्स होते हैं कस्टमर्स, क्लाइंट्स। और इसी तरह जो हमारे खासतौर पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वेब ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, तो उसके होते हैं एंड यूज़र। जैसा अगर आप कोई गेम खेलते हैं, लेट्स सपोज पबजी खेलते हैं, तो आप उसके पबजी के एंड यूज़र हैं, वो आप खेलते हैं, ठीक है। मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर लेट्स सपोज यूट्यूब है, तो यूट्यूब में जो हम आखिर में वीडियो देखते हैं तो हम उसके एंड यूज़र हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हैं, उसको यूज़ करते हैं तो हम उसके एंड यूज़र हैं। इसी तरह बिजनेस में हम एक और फ्रेज यूज़ करते हैं, माई हैंड्स आर टाइट, के मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप कहते हैं यार मेरा ये काम करा दो यार, करा दो, या फिर आप कहते हैं कि हमें 25% और डिस्काउंट चाहिए है, तो कहते हैं आई कैंट डू इट बिकॉज माई हैंड्स आर टाइट। मुझे तो बॉसेस ने यही कहा है कि इससे काम नहीं जा सकते, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। माई हैंड्स आर टाइट। इसी तरह जब भी आपने कोई लेटर ख़त्म करना है तो आप यूज़ करेंगे योर्स सिंसियरली, या फिर इस तरह भी ख़त्म कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन ख़त्म करनी है, जॉब एप्लीकेशन, तो आप कहेंगे योर्स सिंसियरली, और ख़ास तौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में। या फिर आप अपने लेटर को, ईमेल को रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, या फिर सिंसियर रिगार्ड्स लिख के, और नीचे अपना नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह लिख के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस को यूज़ सिंसियरली, और वैसे आप अमेरिकन इंग्लिश में रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियर रिगार्ड्स वगैरह लिख के ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने किसी को कंपनी से निकालना हो तो उसको हम फायर करते हैं, यू आर फायर्ड, ठीक है। यू आर फायर्ड यानी कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, तुम गुस्से में आपने उसे किसी को फायर किया है, तो उस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल ख़ास तौर पे HR डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं लोगों को निकालने के लिए, ताकि वो बुरा ना माने, कंपनी के ऊपर लॉ सूट ना कर दें। तो फिर वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं लेट गो, ठीक है। और वहाँ पे हम कहेंगे आई एम अफ्रेड दैट वी हैव टू लेट यू गो। मुझे डर है कि हमें आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम आपको फायर कर रहे हैं। यू आर फायर्ड और आई एम अफ्रेड दैट वी हैव टू लेट यू गो, दोनों का मतलब यही है, भाई जी फारिग हो। लेकिन ये देखें, यू आर फायर्ड बहुत डायरेक्ट है, बंदे को बुरा लगेगा, जबकि आई एम अफ्रेड दैट वी हैव टू लेट यू गो, यानी कि बॉस चाहते हैं कि आगे अगर आपसे कोई काम निकलवाना है तो निकलवा भी ले और प्यार से आपको किक आउट भी कर दे।
ठीक है। तो यही चीज़ जो मैंने एक और चीज़ बता दी आपको, किक आउट, इसको हम किक आउट भी करना होता है। यार उन्होंने मुझे किक आउट कर दिया यार, कंपनी से निकाल दिया बाहर। किक आउट ये भी होता है कि आप कोई सेल्स पिच करने गए, उन्होंने कहा चलो यार निकलो, हमारे पास टाइम नहीं है, उसको भी किक आउट करना कहते हैं। तो फायर, लेट गो और किक आउट का ये मतलब होता है टू बी इन द रेड। रेड जो है वो हमेशा ख़तरे का निशान होता है। और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, बैलेंस शीट वगैरह होगी, जिसमें आप देखते हैं कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना आया कितना गया। डेबिट क्रेडिट देखते हैं कि आपको पास कितना आ रहा है, लोगों से कितना लेना है, कि लोगों को कितना देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खास तौर पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस कितना हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर तो वो फिगर जो है वो रेड में लिखी हुई है तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है, और वो फिगर अगर ब्लू या ब्लैक में लिखी हुई है तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हुआ है। तो टू बी इन द रेड जो है इसका मतलब कि आप इस वक्त नुकसान में हैं, और टू बी इन द ब्लैक का मतलब है कि इस वक्त आप फ़ायदे में हैं, यानी कि ब्रेक इवन भी हो रहा है। ब्रेक इवन क्या होता है? यानी कि आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आप ब्रेक इवन करके जितना पैसा लगाया था उतना पैसा वापस मिल गया। या फिर जब प्रॉफिट होता है तो आप ब्लैक में लिखते हैं, तो इस वजह से टू बी इन द ब्लैक अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव थिंग होती है। टू बी इन द रेड जो होती है वो नेगेटिव थिंग होती है। इसका मतलब कि आप जो है लॉस में जा रहे हैं। यस मैन, बॉस का एक होता है यस मैन, जिसे हम कहते हैं टट्टू, जो हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम टीसी करना भी कहते हैं। तो यस मैन होता है जो बॉस की हाँ में हाँ मिलाए। तो यस मैन कौन होता है? जो बॉस की हाँ जी हो गया जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बॉस की हाँ में हाँ मिलाए तो वो यस मैन है, ठीक है। इसी तरह होता है डिफ़िकल्ट क्लाइंट। यू आर अ डिफ़िकल्ट क्लाइंट, यानी कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा हो, क्लाइंट प्रॉब्लम्स देने वाला मुश्किल क्लाइंट हो, उसको हम डिफ़िकल्ट क्लाइंट कहते हैं। प्रॉब्लम्स देने वाला, डिफ़िकल्ट क्लाइंट। इसी तरह प्रोजेक्ट में एक चीज़ होती है टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपने बताया होता है कि मैंने इतने डेज़ के अंदर या इस टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड आपका आवर्स का भी हो सकता है, टाइम पीरियड में ये काम करना है, ये टास्क कंप्लीट करना है, तो उस टाइमलाइन के ऊपर आपने ये चीज़ बताई होती है। तो जिसका मैं कहता हूँ वी शुड फॉलो द टाइमलाइन, कि हमें टाइमलाइन को फॉलो करना है ताकि ये काम ख़त्म हो। वी शुड फॉलो द टाइमलाइन कि 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, 5 बजे इस तरह करना है, ताकि हमारा 6 बजे प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। वी शुड फॉलो द टाइमलाइन। इसी तरह एक वर्ड आप शायद अगर गोल्डन हैंडशेक हो रहा है कंपनी के अंदर, गोल्डन हैंडशेक क्या होता है? कि किसी बंदे ने 4, 5, 10, 20, 25, 10, 15 साल काम कर लिया है, तो उसे कहते हैं कि यार अब आपको हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप हमसे 5 लाख 10 लाख ले लें और अर्ली रिटायरमेंट ले लें। यानी कि आप उसको कुछ बेनिफिट्स देते हैं और उसको अर्ली रिटायरमेंट वो अपनी मर्ज़ी से लेता है और उसको आप कुछ दे देते हैं पैसे शैसे, तो वो गोल्डन हैंडशेक होता है। इसी तरह होता है एक स्टाफ शेकअप। जब कोई कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हायर करे या पुरानी टीम को फायर करे, तो इसका मतलब होता है स्टाफ को हिलाना, झुक 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 जैसा मिल्क शेक हिलता है, ठीक है, इनके ऊपर नीचे करना, उनको उनकी उस पर लेके आना, हायर फायर करना या फिर उनकी ट्रांसफ़र करना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक शहर से दूसरे डिपार्टमेंट। तो उस चीज़ को हम स्टाफ शेक अप कहते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट्स में होती हैं डेडलाइंस, ठीक है। जिस तरह बॉस ने आपको कहा कि भाई ये काम कल 2 बजे तक ये फाइल मेरे टेबल पे होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? ही हैज़ गिवन यू
द डेडलाइन, कि उसने आपको डेडलाइन दे दिया है कि 2 बजे तक मेरे टेबल पे होनी चाहिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के तुम खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, तो आप जो है यानी कि किसी को डेडलाइन देते हैं तो टू गिव समवन अ डेडलाइन, और जब वो बंदा उस डेडलाइन को मीट कर लेता है तो वो टू मीट अ डेडलाइन कहलाएगा। यार तू तो हमेशा ही डेडलाइंस को मीट कर लेता है, तुझे जो भी यानी कि टारगेट दिया जाता है वो तुम अचीव कर लेते हो, तो हम कहेंगे ही ऑलवेज मीट्स द डेडलाइंस, कि वो हमेशा ही डेडलाइंस को कंप्लीट कर लेता है, जो भी उसे टास्क दिया जाता है, जो भी उसे टारगेट दिया जाता है, ठीक है, वो उसको अचीव कर लेता है। इसी तरह दोस्तों आपने सुना होगा 9 to 5 जॉब। 9 to 5 क्या, क्योंकि जो आमतौर पे ऑफिसेज होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, 9 से 5 बजे काम करते हैं। तो अगर कोई कहे कि आई डू आ 9 to 5 जॉब, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं 9 से 5 बजे की जॉब करता हूँ, यानी कि मैं एक रेगुलर जॉब करता हूँ। वो शायद 9:30 से 5:30 बजे तक की, 7-8 बजे तक की करता हो, लेकिन वो रेगुलर टाइमिंग्स पे करता है। रेगुलर जॉब करता हूँ क्योंकि जिस अगर लेट सपोज मैं टैक्सी चलाता हूँ तो शायद मैं रेगुलर जॉब नहीं करता, मैं कभी रात को चला लूँ, सुबह चला लूँ, रात को कभी कुछ कर लूँ। मेरी शॉप है, कभी मैं 10 बजे खोल लूँ, 11 बजे खोल लूँ और रात को 12 बजे बंद करूँ, तो वो रेगुलर जॉब नहीं है। 9 to 5 जॉब जो होती है वो रेगुलर जॉब होती है। इसी तरह दोस्तों कुछ लोग होते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर वो होते हैं जो कि अपना काम खुद करते हैं, ठीक है, जिस तरह वेब डेवलपमेंट के अंदर, ऐप डेवलपमेंट के अंदर, एप्लीकेशंस जो आप खेलते हैं, डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, या फिर फोटोग्राफर्स जो होते हैं, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, ये सब फ्रीलांसिंग करते हैं क्योंकि इनकी रेगुलर जॉब नहीं होती। इनके पास काम आ जाए तो ये उस कंपनी के लिए 2 महीने, 10 दिन, 1 घंटा, 1.5 घंटा काम करते हैं, तो इनको हम फ्री लांसर्स कहते हैं, कि वो फ्रीली कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, आज़ाद पंछी। ठीक है, तो उसको हम फ्री लांसिंग कहते हैं। इसी तरह एक फ्रेज यूज़ होती है टू प्ले बाय द बुक। इसका मतलब ये होता है कि आप तमाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं। जिसे हम कहते हैं शी ऑलवेज प्लेज बाय द बुक, शी ऑलवेज प्लेज बाय द बुक, के वो हमेशा बुक यानी कि जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उसके मुताबिक काम करती है। शी ऑलवेज प्लेज बाय द बुक, वो हमेशा कवानीन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक काम करती है। ये नहीं है कि वो इधर से उधर कर दे, 2 नंबरी कर दे। शी ऑलवेज प्लेज बाय द बुक या शी ऑलवेज फॉलो द रूल्स। शी ऑलवेज प्ले बाय द बुक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि शी ऑलवेज या शी फॉलोज द रूल्स, कि वो रूल्स को फॉलो करती है। तो इसका मतलब होता है टू प्ले बाय द बुक। Looking at the bigger picture. Yeah, we should be looking at the bigger picture. We should be looking at the bigger picture. कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। कई दफ़ा ये होते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट पे, हमारे प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं, तो हमारी फाइनेंस की टीम है, हम वो उसी का काम देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार वी शुड लुक एट द बिगर पिक्चर, कि सिर्फ इस चीज़ को ना देखो कि हमने कल तक क्या करना है, ये देखो कि अगले साल हमने कहाँ खड़े होना है। बिगर पिक्चर को देखो, बड़ी तस्वीर को देखो कि आज से 3 साल बाद हमने कहाँ पे होना है, तो इसलिए हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, टू लुक एट द बिगर पिक्चर भी आप इसको कह सकते हैं।
इसी तरह एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक कट कॉर्नर्स, टू कट द कॉर्नर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि क्वालिटी को गिराना। दे कट कॉर्नर्स टू रिड्यूस द प्राइस। अब कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसने कीमत कम करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की क्वालिटी गिरा दी, तो उसको कम कहेंगे दे कट कॉर्नर्स टू रिड्यूस द प्राइस। ठीक है, यानी कि जो कॉर्नर्स हैं वो बेकार से हो गए, उनको काट दिया, जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे उनको ख़त्म कर दिया, ताकि प्राइस जो है वो ख़त्म, मतलब वो कम हो जाए। तो दोस्तों अच्छा, एक कॉल, लेट्स कॉल इट अ डे, कॉल इट आ डे के मतलब अब ख़त्म करते हैं, अब ख़त्म करते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि फ्रेंड्स लेट्स कॉल इट अ डे, तो इसका मतलब कि आज का ट्यूटोरियल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको ये बिज़नेस इंग्लिश से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए हैं, अगर आपने जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखनी है, आपने रिज्यूमे और सीवी के बारे में डिफरेंस जानना है कि कवर लेटर किस तरह लिखते हैं या फिर लेटर्स किस तरह लिखते हैं, ईमेल्स किस तरह लिखते हैं, अगर तो आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नए ट्यूटोरियल इस तरह के बनाता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूँ आई फैक्ट, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactner.